हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का जो है चैप्टर 3 करेंगे, संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। फ्रेंड्स, हम केवीएस को टारगेट करते हुए जो है एनसीईआरटी कर रहे हैं। केवीएस में जो जो चैप्टर एनसीईआरटी साइंस से पूछे जाएंगे, हम उन सभी चैप्टर को जो है सीरीज वाइज कर रहे हैं। आप सभी चैप्टर्स को देखने के लिए या फिर हम कौन कौन से चैप्टर करेंगे वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जो है ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम करेंगे कि संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक क्या होते हैं, कौन कौन से संश्लेषित रेसे होते हैं, इन सब के बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़ा यानी कि फैब्रिक से निर्मित होती हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में निर्मित करना, वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे, ये हमने क्लास 7 में भी फ्रेंड्स जो है पढ़े हैं कि प्राकृतिक रेशे जो है कपास है, ऊन है, रेशम है। ये प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम जो है संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या हैं। धागों से जुड़े मनके के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस चित्र में जो है ये दिखाए गए हैं। ये मनके कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई जो है लंबी श्रृंखलाएं यहाँ दिखाई गई हैं। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बहुत बड़ी एकल इकाई बनाती है, जो बहुलक यानी कि अंग्रेजी में किसको क्या कहते हैं, इसको पॉलीमर। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोली और मर से लिया गया। पोली का अर्थ है अनेक, मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। अतः पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। देखिए, बहुलक प्रकृति में कहीं भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ देखिए, हम संश्लेषित रेशे के प्रकार पढ़ेंगे। ये है रेयोन। रेयोन जो हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था, नहीं, कक्षा 7 में हमने रेशम के बारे में पढ़ा था। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इस सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता है, परंतु इसे रेशम रेशे के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं तथा ऊन के साथ मिलकर जो कालीन या गलीचा बनाते हैं। देखिए, ये जो चित्र में दिखाया गया है, ये रेयोन निर्मित वस्तु का चित्र जो है ये यहाँ पर दिखाया गया है। नाइलॉन। नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो नाइलॉन किस किस से बनाया गया? कोयले से, जल से और वायु से। नाइलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीले और धुलने में जो है सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नाइलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नाइलॉन पैरासूट और चट्टानों के चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, ये रेशा जो है लोहे की तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। हम नाइलॉन से निर्मित वस्तुएं कई वस्तुओं के उपयोग में लाते हैं। जुराबें हैं, रस्से हैं, तंबू है, दांत साफ करने का ब्रश है, कारों की सीट के पट्टे हैं, स्लीपिंग बैग हैं यानी कि शयन थैला, पर्दे हैं आदि का उपयोग। नाइलॉन का उपयोग जो है पैरासूट, देखिए ये नाइलॉन से निर्मित वस्तुएं ये इस चित्र में जो है दिखाई गई हैं। नाइलॉन रेशे सचमुच में इतने मजबूत होते हैं कि हम उनसे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी का निर्माण कर सकते हैं।
देखिए पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ये देखिए, ये नायलॉन से जो है ये बनाए जाते हैं। ये रस्सी चट्टान पर चढ़ने के लिए, और ये पैरासूट में जो यूज होता है वो नायलॉन रेसे का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही देखेंगे। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। तो अभी हमने रेयॉन के बारे में और नायलॉन के बारे में पढ़ा, और अब हम एक्रिलिक और पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। तो पॉलिएस्टर से जो कपड़ा बनता है उसमें जो है सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशम से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। ये देखिए, मेरी माँ जल के लिए सदैव पैट बोतलें एवं चावल और चीनी संचयन के लिए पैट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पैट है क्या। पैट पॉली एथिलीन टेरथिलेट एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण, पॉलीवूल पॉलिएस्टर तथा ऊन का मिश्रण है। हम सर्दी में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल और कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में कृत्रिम ऊन से निर्मित नहीं होती, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाती हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ओह, अब मैं समझ गई कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो संश्लेषित रेशे किससे तैयार किए जाते हैं? पेट्रो रसायन से। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाती हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। तो फ्रेंड्स, ये यहीं पर दिखाया गया कि ये रेशे जो है कैसे कैसे होते हैं। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? हाँ। क्या आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में बतलाना है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायी मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि 3.7 में देख सकते हैं। आश्चर्य नहीं होगा कि यह कैसे संभव है। यह तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बोतल चद्दरों में बदला जा सकता है, इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इनके विभिन्न प्रकार के उपयोग है। तो ये देखिए, प्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुएं जो इस चित्र में दिखाई गई हैं। प्लास्टिक पॉलीएथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। पॉलीथीन जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए।
क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तु सरलतापूर्वक मोड़ी जाती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्राकृतिक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता और सरलतापूर्वक मुड़ जाता थर्मोप्लास्ट कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्ट के कुछ उदाहरण हैं। तो थर्मोप्लास्ट के उदाहरण क्या क्या हैं? पॉलीथीन और पीवीसी। इसका उपयोग खिलौने, कंघियों, विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती हैं। ये इसके उदाहरण बैकलाइट और मेलामाइन। बैकलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, बिजली बर्तनों, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को जो है यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, ये थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं और ये जो है थर्मोसेटिंग से निर्मित वस्तुएं यहाँ दिखाई गई हैं। ये देखिए, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि का संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगता है। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए प्लास्टिक के विलक्षण गुणों के पर विचार करेंगे। प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता, दादा दादी से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप प्रयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग से लाने के अनेक लाभ हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी, विभिन्न आकार और साइजों में डाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों के व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाई जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इनके बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इसके उपयोग के कुछ उदाहरण दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। प्लास्टिक टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता। तो टेफ्लॉन कैसा एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल जो है चिपकता नहीं है। किस पर? टेफ्लॉन पर। अग्निसह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में जो हम पढ़ेंगे। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा अन्य पॉलीथीन थैलों में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, क्यों प्लास्टिक पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होते हैं जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाकलाप प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो देखिए आगे, क्योंकि प्लास्टिक, एक मिनट फ्रेंड्स, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में विषैली धूम
उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट से बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग इकट्ठा करिए और इनका निस्तारण कीजिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जाता है उनकी सूची बनाएं। पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप 5R फॉर्मूला याद रखिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर और रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हों। देखिए रेशा विवेक। पॉलीथीन की थैलियाँ जलाशयों में सड़कों पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के डिब्बों में बने भोजन को प्रयोग में लाइए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।